क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वेव नंबर ऑफ द लाइट वेव whose period is, पीरियड माने टाइम पीरियड, क्या दे रहा है टाइम पीरियड t. तो व्हाट इज द फॉर्मूला समर ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/time period. तो 1/2 into 10 raised to power minus 10, ये हो जाएगा 10 to the power 10 ऊपर और 2 नीचे. So this becomes 5 into 10 to the power 9 hertz. Frequency. ठीक है. Next, wave length and wave number. Wave length निकालने के लिए c by nu. ठीक है. c कितना है 3 into 10 to the power 8 और nu कितना है 5 into 10 to the power 9. 3/5. 1/5 होता है 0.2, तो ये हो गया 0.6 into 10 raised to power 1 ऊपर चला गया -1. ये हो गया 6 into 10 raised to power -2 मीटर. ठीक है. अच्छा फिर आया 1 by lambda. 1 by lambda would become इन्वर्स कर देंगे इसका, तो मिलेगा 5 by 3 into 10 to the power 1. ठीक है. तो मीटर इनवर्स इसको सॉल्व कर लेंगे. वेव नंबर होता है, वेव नंबर इज 1/wavelength. इट इज द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर डिस्टेंस. 1 मीटर में कितनी कंप्लीट वेव्स आती हैं? 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव, कितनी वेव्स आती हैं? तो वो होता है वेव. इसका फॉर्मूला था 1/लैम्डा. तो लैम्डा की आई 3/5 मैंने 5 तक. ठीक है. तो उसको उल्टा कर दो, पूरी बात 0.6. क्लियर है ये पॉइंट? हो जाएगा क्वेश्चन. हाँ कशिश क्लियर. नेक्स्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. हमारे पास नोट्स कहाँ तक है? हमने किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जाना था, कुछ प्रॉपर्टीज जाना. अब हम बात करें पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो टाइप का है. कितने कि दो टाइप का बिहेवियर दिखाता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने टाइप का बिहेवियर दिखाता है? दो टाइप, पार्टिकल एंड वेव. हमने बोला था कि पार्टिकल इज लाइक इडली एंड वेव इज लाइक सॉन्ग. शादी में जो सॉन्ग है वो क्या है? वेव. और जो शादी में इडली है वो क्या है? पार्टिकल. तो पार्टिकल और वेव में डिफरेंस क्या है? पार्टिकल को हम जेब में रख सकते हैं और वेव को हम जेब में नहीं रख सकते. तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अभी तक तो हमने ये बोला और तुमने मान लिया. अब मैंने बोला था थोड़ी देर में बताएंगे, प्रूव करेंगे कि पार्टिकल नेचर होता है. अब हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट का पार्टिकल नेचर को प्रूव करने वाले कौन से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन. सेकंड एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. थर्ड इज हीट कैपेसिटी एंड फोर्थ इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम. तो 4 प्रूफ्स एक एक करके डीप में जाएंगे सबके. सिवाय थर्ड पॉइंट के वो थर्मोडायनामिक्स में आएगा, वो इस बार नहीं आएगा. तो हमारे पास 4 एक्सपेरिमेंट है जो किसको बताते हैं? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. एक एक करके पहले सबको समझते हैं, फिर तुम बताना कि ये पार्टिकल नेचर को तुम्हें दिखा रहे हैं, क्या तुम पिक्चर कर पा रहे हो पार्टिकल नेचर क्या है या नहीं. ठीक है. लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन. तो कॉपी में एक काम करो, लिखो और लिखो ये कॉपी के अलावा यहाँ पे जगह है नहीं. ये रहा पेज नंबर 23 है ना? 23. यस सर. हाँ इसके नीचे लिखो. फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेरिमेंट्स दैट शो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एक्सपेरिमेंट्स दैट शो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं? फर्स्ट, तुमने जो बचपन में रिफ्लेक्शन पढ़ा था, बचपन में पिछले साल, वो वेव था या पार्टिकल नेचर?
उसमें तुम्हें वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म था या डिसकॉन्टिन्यूअस था? कॉन्टिन्यूअस था, वेव का फॉर्म था, ठीक है, आ रही थी और जा रही थी। क्या वो रुक रही थी या कहीं पे स्टोर हो रही थी? नहीं हो रही थी, तो वो कैसा था? वेव। अच्छा, रिफ्रैक्शन में क्या वो रुकती थी या बस बेंड हो जाती थी? बेंड हो जाती थी, जैसे बोलते हैं। और एक और नया फिनोमेना तुम पढ़ोगे, बट ये अनलॉक होगा 12th क्लास में, तो अभी बस नाम लिखना है। इसे क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। तो तीन फिनोमेना ऑफ लाइट दैट शोज वेव नेचर इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन 12th फिजिक्स में आएगा, तो कुछ चीजों तक थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कौन से एक्सपेरिमेंट्स वेव नेचर दिखाते हैं इलेक्ट्रोलाइट का। तो रिफ्लेक्शन में लाइट को तूने क्या माना था, पार्टिकल या वेव? वेव माना, पार्टिकल थोड़ी माना था। क्या वो उसके अंदर लाइट ऐसे ऐसे चलती थी, ऐसे आती थी, ऐसे आती थी और ऐसे जाती थी? तो लाइट को ऐसे बनाता था, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बनाता था या डिसकॉन्टिन्यूअस? कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस है। और ये क्या है? पार्टिकल, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो कैसे बनाता था, कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस? तो वेव या पार्टिकल? पार्टिकल का मास होता है, मोमेंटम होता है, वो चीजें पार्टिकल की होती है। वेव की एनर्जी होती है, एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है जो कि मूव करता है, राइट? तो गाड़ी पार्टिकल है या वेव है? गाड़ी पार्टिकल। तो क्या वो गाड़ी कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है? एक ही जगह पे लोकलाइज्ड है ना, एक जगह पे लोकलाइज्ड है। अच्छा, कौन से एक्सपेरिमेंट्स हम बात कर रहे हैं? कार्स की वजह रहती है, कार्स की वजह रहती है, कार जैसे चलती है तो डिस्कंटिन्यूअस चलाओ तो चलती है ना, डिसकंटिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूअस है, तो पार्टिकल है ना, उसका मास भी है, तो पार्टिकल है। एक्सपेरिमेंट that show particle nature of EMW, that show particle nature of EMW। कौन से एक्सपेरिमेंट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बता? तो फर्स्ट, अभी हमें पता कुछ नहीं है इस बारे में, हम बस लिख रहे हैं, बताऊंगा कि क्या है। पहला एक्सपेरिमेंट क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा है क्या? हीट कैपेसिटी। और चौथा एटॉमिक स्पेक्ट्रम। कौन से एक्सपेरिमेंट मैं बोलूंगा वेव नेचर बताते हैं, तो तुम बोलोगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। कौन से फिनोमेना वेव पार्टिकल नेचर बताते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये 12th में पढ़ना है, पढ़ोगे बाद में। ये तीनों अभी पढ़ने हैं, तो इनको एक एक करके पढ़ो। एटॉमिक स्पेक्ट्रम, STECTRA। हीट कैपेसिटी आएगा तो थर्मोडायनामिक्स में आएगा हिस्सा, चैप्टर 5 6 6 7। ये इसमें नहीं, इसमें नहीं, इस चैप्टर में नहीं है, पर आगे आने वाले 6 7 चैप्टर पे आएगा। केमिस्ट्री। अब तो लर्निंग शुरू कर दें। हाँ, यहाँ से शुरू लर्निंग, बस लर्निंग कुछ भी नहीं आएगा इस चैप्टर से। जहाँ से ये पढ़ा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन आ गया एक्सपेरिमेंट दैट शो, जो मैं करा रहा हूँ यहाँ से शुरू कर देना है। जो लास्ट क्लास है वहाँ से असली टॉपिक शुरू हुए, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं एटॉमिक हीट कैपेसिटी, रेडिएशन। मिटा दूं? तो आते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, एक जब हम डिस्कवरी वगैरह भी देखा होगा कि लोहे के बर्तन, लोहे की चीजें कैसे बनती हैं, मोल्ड कैसे बनते हैं, तो उसमें हम देखते हैं जो आयरन होता है वो कौन से कलर का होता है जो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है? ब्लैक नहीं, रेड हो जाता है ना। जब लोहे की चीज को बहुत गर्म करते हैं वो क्या हो जाती है? रेड, है ना। तो एक ऐसे ही फिनोमेना है, एक बॉडी जिसे हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट करती नहीं, ऐसी बॉडी एग्जिस्ट करती नहीं।
ब्लैक होता है, पर ब्लैक बॉडी क्या होता है वो तो सुनो पहले। ब्लैक नहीं पूछ रहा मैं, वो जो ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं कि काली चीज, ब्लैक बॉडी का कुछ और मतलब अभी के साइंस में। तो ब्लैक बॉडी क्या है ये समझो। अगर मेरी शर्ट का कलर यहाँ पे येलो, यहाँ पे ब्लैक क्यों, और तुम्हारी शर्ट रेड और ग्रीन और ब्लू क्यों है? वेरिएशन वेरिएशन जेनेटिक्स में आ गया। तेरी शर्ट की जीन्स है, वेरिएशन का कलर वेरिएशन वेरिएशन कलर का वेरिएशन, अच्छा इंग्लिश वाला वेरिएशन। हाँ ठीक है, वेरिएशन तो है, पर कलर क्यों चेंज है? डिजाइनर को आपको लगता है ना कि लाइट जब पड़ती है तो फिर एब्जॉर्ब की कुछ और। तो जो मेरी शर्ट के ये आइटम्स हैं, ये आइटम लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब। और लाइट को एब्जॉर्ब करके इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ कलर को रख लेते हैं विब्ग्योर में से कुछ कलर्स को रख लेते हैं। जो कलर्स ये नहीं रखते वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। वो क्या हो जाता है? और वो कलर हमें दिख रहे हैं। तो ये येलो जो कलर है क्यों है? क्योंकि ये वाले आइटम्स येलो को छोड़ के सबको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। और ब्लैक सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक किसको एब्जॉर्ब करता है? सब चीजों को एब्जॉर्ब कर ले, तो अंधेरा ही दिखेगा। अगर मैं आने वाली सारी लाइट को ले लूं तो बचा क्या? कुछ भी नहीं। तो ब्लैक क्या दिखता है? ये वाली बात समझ में आई? व्हाइट कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता, तो सारे रिफ्लेक्ट करता है, तो व्हाइट। ठीक है, समझ में? तो पॉइंट इज दिस, उसी चीज को दिमाग में रखते हुए सोचो, अगर मैं एक आयरन को हीट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? हीट। क्या हीट ऑन करा मैंने चम्मच को रखा गैस पे और उसी टाइम वो रेड हो जाता है? नहीं होता। बहुत टाइम लगेगा, तुम हाथ में पकड़ भी नहीं पाओगे। बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके वो रेड कलर का हो जाएगा, वो पिघलने के स्टेज पे आ जाएगा, तब जाके वो रेडिश अमाउंट दिखेगी। राइट? समझ आ रही है बात? तो मुझे एक बात बताओ, हीट एनर्जी है या क्या है? हीट एनर्जी है ना? तो हीट को उसने पहले रखा अपने पास, और फिर थोड़ी देर बाद उसने लाइट को एमिट किया या नहीं? पहले वो गर्म था तो उसके अंदर से कोई लाइट निकल रही थी, पर जो आयरन की पीस है जब उसको बहुत ज्यादा हीट कर दिया, सारी हीट एनर्जी उसमें स्टोर हो गई, उसके बाद उसने उसको लाइट बनाया। हीट को क्या बनाया? चेंज कर दिया, हीट को लाइट बना दिया। कॉन्टिन्यूअसली किया या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। अगर कॉन्टिन्यूअस होता, हीट करते ही लाइट निकलती, तो वो क्या होता? कॉन्टिन्यूअस। हीट किया, लाइट हुआ था ऐसा? नहीं। पहले हीट क्या हो गई? स्टोर, और फिर वो एमिट हुई। तो ये गाना है या इडली है? ये दोनों स्टोर हुए फिर ये दोनों है। ये दो मतलब अभी के लिए तुम्हें क्या दिख रहा है? ये गाना है या इडली? अभी तो इडली दिख रहा है। इडली दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पहले उसने जेब में भर ली इडली और फिर इडली के कलर्स फेंक रही, राइट? तो ये कैसा फिनोमेना है? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। लाइट एक एनर्जी है, हीट एक एनर्जी है। पहले वो क्वांटिटी पहले स्टोर हो गई, क्या हो गई? स्टोर। और फिर उसका फॉर्म बदला। तो एनर्जी कैन बी ऑलवेज कंटीन्यूअस या समटाइम्स डिसकंटीन्यूअस आल्सो। ये वाली बात समझ में? अच्छा, अभी भी ब्लैक बॉडी की बात तो आई नहीं, ठीक है? तो अब होता क्या है, जो आयरन है, जो क्या है? आयरन की जो बॉडी है वो रेड लाइट ज्यादा एमिट करती है। क्या एमिट करती है? रेड लाइट। पर अगर कोई ऐसी बॉडी हो जो हीट एब्जॉर्ब करने के सारे कलर्स दे, तो उसको बोलेंगे ब्लैक बॉडी। उसे क्या बोलेंगे? सारे कलर्स। हाँ, पहले सारे एब्जॉर्ब कर ले, सारी हीट की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, और फिर सारे कलर्स को देना शुरू कर ले। 7 के 7 दिखेंगे। हाँ, 7 के 7 दिखने चाहिए। पर ऐसी कोई बॉडी हमें मिली नहीं है, ठीक है? पर उसका तो हमें एक्सपेरिमेंट कैसे हो गया? एक्सपेरिमेंट हमने आयरन रॉड से किया और उसकी कंडीशंस चेंज कर करके। पॉइंट इज दिस कि लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, तो हमने एक हाइपोथेटिकल बॉडी बनाई है, पर कि ऐसी कोई बॉडी होगी अगर जो सारा एब्जॉर्ब करे और फिर सारा एमिट करे, उसको हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी। क्या बोलेंगे? अभी इमेजिन ये इमेजिनरी कंसेप्ट, पर उसका एक छोटा सा कंसेप्ट तो रियल है। आयरन का कंसेप्ट रियल है। बॉडी रेडिएशन। हाँ, आयरन बॉडी बोल सकते थे, पर मजा नहीं आता। तो पॉइंट इज दिस, व्हेन एन आयरन रॉड इज हीटेड, अच्छा जब आयरन की रॉड को हीट करते हैं तो पहले वो डल रेड होती है, पहले वो बहुत हल्का सा रेड दिखेगी, डार्क रेड, फिर वो ब्राइट रेड होती है, फिर क्या होती है? ब्राइट रेड, फिर और रेड होती जाती है, और फिर अगर हम बहुत ज्यादा हीट कर लें, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं हो पाता, फिर वो व्हाइट हो जाती है। क्या हो जाती है? और फिर वो ब्लू हो जाती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। ये चीज बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, वेरी हाई। तो ये क्वेश्चन का तो बेस सारे कलर एक लाइट बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकती है। होती नहीं तो सर्वाइव कैसे नहीं अगर होगी
होगी तो किसी लिमिटेड टेम्परेचर पे होगी, है ही नहीं, कैसे उसको उन्होंने सारे अगर पूरी हीट एब्जॉर्ब करके पूरे रिफ्लेक्ट लाइट, हाँ किसी भी फॉर्म में लाइट को एब्जॉर्ब करे और फिर उसको एमिट। तो फिर किसी ब्लैक बॉडी, ब्लैक होल हो सकते हैं क्योंकि वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पर वो एमिट करते हुए नहीं दिखे, तो इसीलिए वो एक काइंड ऑफ लाइक ब्लैक बॉडी हो सकते हैं। बट कहीं तो जा ही रही है। कहीं जा रही है पर हमें नहीं पता वो क्या बाहर आती है या नहीं, इस डायरेक्शन में ठीक है, उनको भी बाहर आती हुई दिखी नहीं, ठीक है। हाँ बोलूँ और क्या, ये भी तो सारे मतलब कलर्स एमिट कर रहा है। कलर्स एमिट नहीं कर रहा सारे, क्योंकि इसने वॉयलेट नहीं किया, इंडिगो नहीं किया, ग्रीन नहीं किया, बस ब्लू रेड किया और वाइट किया। विजुअल के सब विबग्योर की सारी नहीं किया, ये जो वाइट करा तो मतलब सारे कलर्स आ रहे थे। सारे कलर्स आ रहे हैं, क्योंकि तभी वाइट हाँ, पर इंडिविजुअली सारे कलर करने की बात है, वो नहीं किया, ठीक है। तो एन आइडियल बॉडी, आइडियल माने तुम आदर्श हो या नहीं हो? नहीं। क्या तुम होमवर्क करते हो? यस सर। क्या तुम घर साफ करते हो? यस सर। तुम क्या खेल कूद और वीडियो गेम कम और फोन कम देखते हो, टीवी ज्यादा देखते हो, है ना? ये कुछ तो कुछ गलत करते ही होगे तो जो घर वाले डांटते हैं, तो क्या तुम आदर्श हो? ऐसी कोई बॉडी की आइडियल? अगर कोई आदर्श बच्चा होगा तो सारे काम करेगा, अगर कोई आइडियल बॉडी होगी वो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी और सारे एमिट करेगी। तो व्हाट इज एन आइडियल ब्लैक बॉडी? हाँ, तो यहाँ पे तुम्हें ब्लैक बॉडी रेडिएशन में अपनी कॉपी में लिखना है, 5 मिनट दे रहा हूँ। कॉपी में ब्लैक बॉडी के बारे में क्या लिखना है तुम्हें? इसलिए पीछे नहीं लिखते, हाँ, नोट्स में नहीं लिखते पीछे। नोट्स में नहीं, अपनी कॉपी में कुछ कुछ चीजें अपनी कॉपी में भी लिखनी है। ये 2 पॉइंट्स लिखो ब्लैक बॉडी, फिर आगे मैं समझाता हूँ।
Done? लास्ट में करेंगे। ठीक है, अब ब्लैक बॉडी की बात करते हैं या आयरन बॉडी की बात करते हैं। So लास्ट में करेंगे। रह गया अभी? लास्ट में करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर T1 सबसे अच्छा सबसे कम टेम्परेचर पे जिस पे ऑब्जर्व हो रही थी लाइट वो था डल रेड कलर। कौन सा कलर? फिर टेम्परेचर बढ़ाया, T2 किया, टेम्परेचर क्या किया? फिर वो हो गया ब्राइट रेड। क्या हो गया? ब्राइट रेड। अच्छा, फिर टेम्परेचर T3 किया White. तो हो गया व्हाइट, और फिर D4 किया तो हो गया ब्लू। सर वो ब्लू कलर देखने में मिलता है कि उससे पहले मेल्ट ही हो जाता है। मेल्टेड में दिखेगा, पर दिखेगा इसे ब्लू कलर तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे दिखता है। मतलब पॉइंट इज ऑक्सीडेशन नहीं होनी चाहिए, हमें उसे इनर्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट थोड़ी कराना है, हम उसे इनर्ट चैम्बर में रखेंगे। किसमें? ओपन तरीके से मतलब कोई भी ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन हुई तो केमिकल नेचर ही चेंज हो गया। रिएक्ट कर दिया उसको। केमिकल नेचर चेंज हो गया तो हमारा एक्सपेरिमेंट पॉइंट ही खत्म हो गया, क्योंकि हमारा मेन क्या था? आयरन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आयरन, है ना। अच्छा, तो अब एक चीज यहाँ पे तुम देख रहे हो, तुम्हें ये तो पता ही है विबग्योर किसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है? बोल रेड। मैक्सिमम वेवलेंथ होती है रेड की, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है right। ये बात याद है? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, हम इट्स लाइक दिस, इट्स लाइक दिस कि हम यहां से चले, एक विंडो थी। क्या थी? विंडो। सुनो मेरी बात, पहले ये विंडो रेड पे थी तो कलर क्या दिख रहा था? रेड। फिर ये विंडो पूरे पे आ गया तो ये कलर क्या दिखेगा? वाइट। फिर ये विंडो जो है आगे मूव करती जा रही है। क्या करती जा रही है? आगे मूव करती जा रही है, तो सिर्फ कहां पे बची? पीछे। तो क्या आ गया वो? ब्लू। मतलब पहले रेड दिखा, फिर वाइट दिखा, फिर जाते हुए क्या दिखेगा? ब्लू। पीछे कलर नहीं दिखे। एक विंडो है वो वायलेट रेड से घुसी तो पहले रेड कलर क्या दिखा? रेड। फिर वो विंडो पूरे पे आ गई तो कलर क्या हो गया? वाइट। जब वो जाने लगी तो क्या दिखा? ब्लू दिखा। तो अब पॉइंट इज दिस कि ये जो टेम्परेचर है इसके साथ साथ वेवलेंथ का वेरिएशन हो रहा है या नहीं? हो रहा है। ठीक है, अगर टेम्परेचर लो है, पहले टेम्परेचर क्या है? लो। तो ये सपोज विबग्योर है तो बड़ी वेवलेंथ इधर है, तो नीचे क्या लिख सकता हूं मैं? विबग्योर VIBGYO विबग्योर लिख सकता हूं। ठीक है, तो पहले की साइड पे थोड़ा सा ऐसे VIBGYO 450 से शुरू होती है, अब वैसे 700 पे खत्म हो जाती है। 450 to 750 नैनोमीटर होता है विबग्योर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा विबग्योर। तो पहले रेड की साइड पे मैक्सिमम आ रही है। क्या आ रही है? रेड की साइड। इंफ्रारेड पे है थोड़ा, मतलब रेड से पीछे है, पर पहले मैक्सिमम टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे कहां पे मैक्सिमम आ रहा है? रेड की साइड पे। और जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो किसकी साइड आ रहा है? ब्लू की साइड। लो टेम्परेचर पे रेड और हाई टेम्परेचर पे ब्लू। तो ये वेवलेंथ का रिलेशन समझ आ रहा है विद टेम्परेचर। टेम्परेचर से रिलेशन समझ आ रहा है? रिपीट करो। हाँ, रिपीट करो। तो पॉइंट इज दिस, इस ग्राफ में नीचे वेवलेंथ लिखिए, तो वेवलेंथ इज लाइक दिस VIBGYO। पहले मैक्सिमम इंटेंसिटी माने मैक्सिमम लाइट कौन से रीजन में लाई करती थी? लो टेम्परेचर पे लाइट कहां पे आती थी? जैसे हम टेम्परेचर समझ बढ़ा लिया तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वो लाइट कहां चली जाती थी? ब्लू रीजन। तो ये वाला ग्राफ के दो पार्ट समझ आए? हाँ बोलो। इंटेंसिटी और टेम्परेचर सेम है ना? इंटेंसिटी अलग चीज है,
टेम्परेचर यहाँ पे T1 T2, तो फिर वो ये इंटेंसिटी अलग है, उसकी बात करें मैं बताता हूँ। हम इसको छोड़कर टेम्परेचर और वेवलेंथ का देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं? टेम्परेचर और वेवलेंथ। लो टेम्परेचर पे कौन सी वेवलेंथ की आ रहा है? ब्लू, ओ रेड, और हाई टेम्परेचर पे ब्लू। ये समझ आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ बोल सकते हैं या नहीं? टेम्परेचर ज्यादा तो वेवलेंथ नहीं, उल्टा होगा, इनवर्सली होगा है ना? ब्लू की वेवलेंथ कम हो जाएगी। हाँ। तो अच्छा। चल रहे हैं तो वो लेफ्ट की तरफ नहीं होगा। डल और ब्राइट की बात करें, डल और ब्राइट का इंटेंसिटी से रिलेशन होता है, किससे? इंटेंसिटी। जब हम फोन की ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो कलर चेंज होता है या फिर उसकी इंटेंसिटी? मतलब ये मुझे पिंक दिख रहा है, मैं ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ, क्या बढ़ा रहा हूँ? तो ब्लू ब्लू ही दिखता है, पिंक पिंक ही दिखता है, बस उस पिंक पिंक ही दिखेगा, ब्लू ब्लू ही दिखेगा। बस डिफरेंस किस चीज का आता है अगर हम ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो? इंटेंसिटी का। जो कम, पहले कम लाइट आ रही थी आंखों पे, ज्यादा है। अब ज्यादा आ रही है, तो अमाउंट होता है इंटेंसिटी, कितनी लाइट आ रही है। इंटेंसिटी क्या होता है? अमाउंट। मैक्सिमम अमाउंट लोअर टेम्परेचर पे रेड रीजन पे था, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है लोअर टेम्परेचर पे, और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है हाई। मैक्सिमम इंटेंसिटी है लो टेम्परेचर किसकी है? रेड, और मैक्सिमम इंटेंसिटी है हाई टेम्परेचर किसकी है? ब्लू। कितनी लाइट कौन से रीजन से आ रही है? मिनिमम नहीं है। सर तो ये मैक्सिमम अमाउंट मिनिमम क्या? इंटेंसिटी ऑफ ब्लू। इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी है ना, इस ग्राफ में मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ है ना, और इसकी ग्राफ की मैक्सिमम इंटेंसिटी रेड। रेड। हाँ सर तो जैसे मतलब जैसे कि हीट इंक्रीज होती है वैसे वैसे इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है। हाँ, क्योंकि लो टेम्परेचर पे डल होती है और हाई टेम्परेचर पे ब्राइट होती है। तो यानी फोन को ब्राइट करने के लिए भी हीट करनी पड़ेगी। नहीं, वो तो एक एक्सपेरिमेंट है ना, इसमें तो बिजली बैटरी से बन रही है ना, तो वहाँ पे तो हीट से लाइट बन रही है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी से बन रही है ना, तो उसका कोई रिलेशन उससे नहीं है। हाँ, इंटेंसिटी में जो मैक्सिमम या मिनिमम अमाउंट है वो हीट का है। हीट का नहीं है, वो लाइट कितनी आ रही है उसके ऊपर। सर लेकिन यहाँ पे ग्राफ के हिसाब से तो वैसे इंटेंसिटी भी शो हो रहा है। इंटेंसिटी माने इस ब्रॉड से कितनी ब्राइट लाइट आती है। लो टेम्परेचर पे थोड़ी डल आती है और उस पे हाई थोड़ी ब्राइट आती है। डल और ब्राइट का रिलेशन है बस इंटेंसिटी। हाँ बोलिए, ठीक है, दोबारा समझाऊं, कहाँ से समझाऊं? शुरुआत से समझाऊं एक बार? सर लेकिन लाइट भी तो हीट से ही आ रही है। लाइट हीट से बन के आ रही है, तो कन्वर्ट हो रही है। हाँ, तो फिर पूछो पूछो क्वेश्चन, बोलिए पूछो। हाँ पूछो पूछो, आगे हो गया? सर एक वैसे आ गया पर एक बार दोबारा बता दो। एक बार दोबारा रिपीट कर दो, ठीक है? ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? कभी कभी कुछ बॉडीज लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर लाइट नहीं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और लाइट को छोड़ती है। किसको लेती है? हीट को, और छोड़ती किसको है? लाइट को। तो एनर्जी इस केस में कंटीन्यूअस था या रख के फिर दिया? डिसकंटीन्यूअस। तो ये एनर्जी का वेव नेचर था या एनर्जी का पार्टिकल? पार्टिकल, क्योंकि उसे रखा फिर दिया। पार्टिकल और वेव दोनों नहीं है, क्योंकि वो वेव भी तो छोड़ रहा है ना। हाँ लाइट पार्टिकल छोड़ रहा है ना, डिसकंटीन्यूअस छोड़ रहा है ना उसने। लाइट तो डिसकंटीन्यूअस वेव तो होता है, उसको तो साइड रखो। वेव तो होता है, तो हमें पता है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। अभी हम किसको देखना चाह रहे हैं कि ये स्टोरिंग वाला फिनोमेना की बात है, निकलेगी वो दिखेगी तो वेव भी, क्योंकि वो है वेव, इसका मतलब ये तो नहीं है। पर हम ये कह रहे हैं ये जो फिनोमेना है जिसमें उसने एब्जॉर्ब किया और फिर एमिट किया, ये क्या प्रूव करता है? पार्टिकल नेचर या वेव नेचर? पार्टिकल। ये बात समझ में आई? अच्छा, दूसरी बात ये भी देखी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पहले रेड रीजन वाली लाइट ज्यादा निकलती है और बाद में ब्लू वाली, यानी पहले मैक्सिमम लाइट रेड रीजन में थी और फिर मैक्सिमम लाइट ब्लू रीजन में थी। टेम्परेचर का रिलेशन इंटेंसिटी से भी है और वेवलेंथ से भी है। देखो, टेम्परेचर बढ़ाने पे इंटेंसिटी भी बढ़ गई और वेवलेंथ कम हो गई। ठीक है, टेम्परेचर कम करा तो वेव इंटेंसिटी कम हो गई और वेवलेंथ बढ़ गई। ठीक है, समझ में आया बात? तो ये फिनोमेना, हाँ देखो, टेम्परेचर का रिलेशन देखा जाए तो इंटेंसिटी से भी है और वेवलेंथ से भी है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी माने ये, इंटेंसिटी पहले इतनी थी, सपोज 1 यूनिट, तो अब इंटेंसिटी हो गई 3 यूनिट। क्या हो गई? टेम्परेचर बढ़ाने पे इंटेंसिटी बढ़ गई। डल रेड का क्या हो गया? ब्राइट। पर कलर चेंज नहीं हुआ, डल का ब्राइट हुआ है। क्या हुआ है? ब्राइट। और वेवलेंथ से कलर चेंज होता है। किससे वेव कलर चेंज होता है? वेवलेंथ से। पहले वो रेड रीजन में थी और उसकी वेवलेंथ अब किस रीजन में आ गई है ज्यादा? ब्लू रीजन। तो कलर किससे चेंज होता है? वेवलेंथ से या इंटेंसिटी से?
और ब्राइटनेस किससे चेंज होती है? इंटेंसिटी। दो चीजें हमने यहाँ पे और सीखी हैं, कलर चेंजेस फ्रॉम वेवलेंथ एंड ब्राइटनेस चेंजेस विद इंटेंसिटी। ठीक है, तो लाइट का दो नेचर होता है ना। हाँ? पार्टिकल की वेवलेंथ हो सकती है। क्या चीज? लाइट का दो नेचर होता है ना, आपने बताया। वो नेचर होता है, तो पार्टिकल की वेव भी हो सकती है तो। वेव तो हमने कैसे प्रूफ किया पार्टिकल ही है वो। हमने एक्सपेरिमेंट किए, कुछ एक्सपेरिमेंट में वेव, कुछ में पार्टिकल। ये वाला एक्सपेरिमेंट क्या दिखा रहा है? पार्टिकल्स तो दूसरे एक्सपेरिमेंट भी दिखा रहे हैं, तो तू क्या मान रहा है? तो वेवलेंथ से कि दोनों है, अलग अलग है। दोनों है, दोनों। एक ही चीज की दोनों है। हाँ, क्या चीज? वेवलेंथ से हो जाएगा। हाँ, ये वेव, ठीक है। ब्राइटनेस इंटेंसिटी और कलर चेंज। हाँ, 90% ऑफ द टाइम ये भी पेपर में नहीं आता, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्योंकि टीचर को समझाना नहीं आता और टीचर पूछते भी। तो पॉइंट इज दिस, ये टॉपिक भी 90% ऑफ द टाइम पेपर में नहीं मिलेगा। बट कौन सा वाला? प्रोपोर्शनल वाला बता। अच्छा, एक फाइनल पॉइंट इसके अंदर लिख लेते हैं, क्या हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन से सीखा? यही पे तुम्हारे पास पेज है ना इसके नीचे, तो यहाँ पे हम ये सीखते हैं कि इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन temperature was directly proportional with intensity। intensity माने brightness, किससे proportional थी? ब्राइटनेस of light। temperature was directly proportional to intensity of। also temperature मतलब not exactly but बहुत टाइम में ये भी समझ सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वेवलेंथ क्या हो रही है? कम हो जाएगी। कम हो रही है। ठीक है, या मैं ये बोल सकता हूँ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, लैम्डा इज इक्वल टू C, तो C कांस्टेंट होता है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर लैम्डा कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ठीक है, तो टेम्परेचर का फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट रिलेशन है और वेवलेंथ से इनवर्स ब्लैक बॉडी के लिए। किसके लिए? अब इनकी कहानियां तो और भी अजीब थी। यहाँ पर प्लैंक क्या था कि इस एक्सपेरिमेंट को बहुत टाइम तक कोई समझा नहीं पाया। एक्सपेरिमेंट किसी और ने किया था पर इसकी एक्सप्लेनेशन प्लैंक ने दी थी। किसने दी थी? प्लैंक ने। तो हाँ, इसमें अजीब बात ये थी कि प्लैंक तब सोच रहा था, जैसे सब सोचते हैं कि वेव नेचर होता है इसका, किसका? लाइट का। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन नहीं आता मैथमेटिकली, इसके पीछे बहुत सोल्यूशन इन्वॉल्व है पर वो मैथमेटिक्स में कोई भी प्रूव नहीं हो पा रहा। जैसे तुम करते हो ना प्रूफ LHS इक्वल टू RHS, मैथमेटिकल प्रूफ नहीं आता। पर उसने एक ना ऐसे एक्सीडेंटल डिस्कवरी करी। उसने सोच मान लिया कि सपोज लाइट की एक मिनिमम एनर्जी है। क्या है? एक एनर्जी है लाइट, और उस एनर्जी को मान लिया। वैसे तो एनर्जी किसी चीज की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, उसकी एनर्जी को हम एक यूनिट नहीं दे सकते, एक छोटा पार्ट नहीं दे सकते, पर उसने उसकी एनर्जी को एक छोटा पार्ट मान लिया ऐसे एक्सीडेंटली, और उससे मैथ्स पूरी सॉल्व हो गई। इससे उसकी मैथ्स क्या होगी? पूरी सॉल्व, जो इसके पीछे मैथमेटिकल था। तो फिर प्लैंक ने बोला कि शायद एक मिनिमम पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी लाइट का भी एक पैकेट होता है और एनर्जी का भी एक पैकेट होता है। मतलब तुम इसको सब छोड़ दो जो मैंने बोला अभी 5 मिनट में, वो सब भूल जाओ, पर तुम अपने ऑब्जर्वेशन से देखो। उसने हीट को रखा और फिर किसको दिया? दोनों क्या है? एनर्जी। दोनों क्या है? हीट भी एनर्जी, लाइट भी एनर्जी। तो हीट को लाइट बना दिया और पहले उसने रेड का लाइट दी, फिर उसने ब्लू की लाइट दी, फिर उसने व्हाइट की लाइट दी, अलग अलग लाइट दी, अलग अलग वेवलेंथ दिया। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब एनर्जी के कुछ पार्टिकल को स्टोर कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए? स्टोर, और उस एनर्जी के पार्टिकल को बाद में दे दिया जाए। इडली को जेब में रख लिया जाए और इडली को बाद में फेंक दिया जाए। पहले हीट से इडली ले ली और लाइट को इडली, लाइट की फॉर्म में इडली। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो एक पार्टिकल बन गई। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना चाह रहे तो हम पार्टिकल की तरह एक्सप्लेन कर पाएंगे, वेव की तरह कर पाओगे? नहीं। तो प्लैंक ने बस यही मैथमेटिकली प्रूव किया कि एनर्जी का एक पैकेट होता है। क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। क्या बोलते हैं?
और तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लैंक सजेस्टेड दैट, लिखा हुआ है आगे देखो प्लैंक सजेस्टेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। प्लैंक ने बताया कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स एमिट कर सकते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट क्वांटिटीज को लिख दो पैकेट, क्या लिख दो पैकेट, एंड नॉट इन कॉन्टिन्यूअस मैनर, अ बिलीफ पॉपुलर एट दैट। तब तक हम सोचते थे एनर्जी हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती है, वेव हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती है, मैं इसने बोला नहीं, एनर्जी कभी कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, एनर्जी पार्टिकल की तरह एब्जॉर्ब होती है और पार्टिकल की तरह रिलीज होती है। अच्छा, कोई भी एनर्जी। हाँ, तो प्लैंक गेव द नेम क्वांटम। पैकेट तो हम लेमन टर्म में सोच रहे क्या, लेमन टाइम में, पर अगर हमें उसको बोलना है कि पैकेट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट क्वांटिटी। क्या मतलब होता है, डिस्क्रीट क्वांटिटी। इट्स लाइक आधे किलो के पैकेट आते हैं ना दूध के, तो उससे हम 1.5 किलो भी बना सकते हैं, 2 किलो भी बना सकते हैं, तो उसका पैकेट, छोटा पैकेट क्या हो गया, आधा किलो, है ना। और उससे हम 1.5 किलो भी 1 किलो भी कितना ही बना सकते हैं, पर सबसे छोटा हाफ के जी, हाफ 1 लीटर, आधा लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर बना सकते हैं ना। तो पॉइंट इज दिस, सबसे छोटा पैकेट एनर्जी का को बोलते हैं क्वांटम। क्या बोलते हैं, ये दूध का सबसे छोटा पैकेट 500 लीटर का आता है, तो 500 ml का, 500 ml का आता है। ऐसे एनर्जी का सबसे छोटा पैकेट कितने का आता है, क्वांटम, इसलिए क्या बोलते हैं क्वांटम। क्लियर ये पॉइंट। अच्छा, द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, जो सबसे छोटा दूध का पैकेट मिलता है दुकानों पे, वो क्या है, क्वांटम। समझ में आई बात। इसकी वैल्यू का फॉर्मूला दिया उसने, इसने बोला कि अगर तुम्हें बताना है कि कितना पैकेट का रेट है, तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, E = hν। इसमें h उसी के नाम के पीछे कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.626 × 10⁻³ -34 जूल्स सेकंड। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, ये लिखना है तुम्हें नोट्स में। एनर्जी ऑफ पैकेट, क्वांटम की एनर्जी है कितनी, जूल्स में बताओ। तो जूल्स में बताने के लिए एनर्जी इज इक्वल टू h into न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ब्लू वाला अमूल का रेट अलग है यहाँ पे, वैसे तो सबका दूध का रेट सेम होता है, और अमूल का दूध का रेट अलग है और मदर डेयरी का अलग है। मतलब रेड की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी अलग है, ब्लू की अलग है। तो तुम्हें रेड की एनर्जी चाहिए तो रेड की फ्रीक्वेंसी डालो, ब्लू की चाहिए तो, और h एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि प्लैंक के नाम के पीछे है, प्लैंक्स कांस्टेंट। नहीं, ठीक है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट बहुत ही बड़ा कांस्टेंट बन गया, तो हर जगह आने लग गया। क्वांटम उसका नाम है और उसको कैलकुलेट करते हैं, हर एक का अलग होती है एनर्जी। मतलब रेड का छोटा पैकेट का रेट अलग है, ब्लू का अलग है, वो इससे मिल जाएगा न्यू डाल के 10 to the power 34 10 to the power -34 जूल सेकंड। ये लिखना है यहाँ पे, ये लिखेंगे यहाँ पे, नोट करना है सारा। क्वांटम फिजिक्स हम इनके बारे में बात करें। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मॉडल या क्वांटम माने एनर्जी का पैकेट, बस इतना भी समझ सकते। ये सृष्टि क्या होगा, अच्छी लगी नहीं लगी, परेशान हो गए, केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री लगी, फिजिक्स लगी, केमिस्ट्री ना कार्बन का चैप्टर था ना, तो सोशल केमिस्ट्री थी, ये नहीं सोचा था। उसी पे ही आना है, कार्बन है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी पे आना है, पर उसका रास्ता यहीं से जाता है फिजिक्स से होते हुए, तो इसीलिए यहाँ से जाएगा, आएगा, जाना केमिस्ट्री पे ही है, पर शुरुआत थोड़ी फिजिक्स से हो रही है। ठीक है, तो हमें कंसेप्ट बनाना पड़ेगा ना, जैसे हुआ सर मेरे जो टर्म अभी इधर सीए चैप्टर में गंदी लगेगी, फिजिक्स जैसी लगेगी, इसके बाद केमिस्ट्री जैसी लगेगी। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ही है जो तुम पढ़ के आए हो, 2 के बाद हाँ थर्ड चैप्टर, फर्स्ट भी आएगा, फर्स्ट तो 9th ऐसा लगेगा, मोल कंसेप्ट, मोल्स वो भी पसंद नहीं होगा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, तो थर्ड से मजेदार वाली केमिस्ट्री शुरू होती है, जो हमारी 10th वाली थी ना, जैसी वैसी, जैसे केमिकल बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्ड, 10th में भी गलतियां पड़ी थी, अब फिर पढ़ेंगे गलतियां। हाँ पढ़नी तो पड़ेगी, उसके बाद केमिस्ट्री आसान होती जाएगी, फिजिक्स मुश्किल होगी। तो ध्यान से शुरू करते हैं। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट समझ आया? तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं, इनको क्वेश्चन। सर E is equal to h nu, h की वैल्यू h 6.626, नीचे लिखा होगा, देखो नोट्स में लिखा है, Last line।
चलो क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। क्वांटम फिजिक्स वगैरह उसमें जाते हैं। उसमें भी आएंगे ना, इस चैप्टर के एंड तक क्वांटम फिजिक्स पे भी आता है। इस चैप्टर में सब कुछ आ जाएगा। और ये टर्म क्वांटम व्हाट इज इन द सेल और इसको सी वाला सर। हां सी वाला। सी पेज नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट करना है बस। डेफिनेशन दैट एनर्जी में क्या करना है इसकी टोटल एनर्जी ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करनी है। वो क्या है 4.74 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। सुनो मेरी बात, एनर्जी का प्लैंक ने एक फॉर्मूला दिया था। क्या फॉर्मूला दिया था? E is equal to h न्यू। ठीक है, न्यू को क्या लिख सकते हैं? c by lambda। क्या लिख सकते हैं? सी वाला। लिख सकते हैं कि नहीं? सेकंड का करना है ना, हाँ सेकंड का करना है ना, थर्ड वो तो सेकंड का पॉइंट। सेकंड का। आपने तो फर्स्ट की क्वांटिटी नहीं दी। अच्छा उसकी कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इसकी वेवलेंथ क्या है? 625 नैनो। तो h की वैल्यू कांस्टेंट है 6.626 into 10 to the power -4। ठीक है, ये इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है या नहीं? 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा 625 नैनोमीटर को मीटर में करेंगे। अच्छा अब थोड़ी सी काम आसान कर देता हूँ। ये वैल्यू तुम याद कर लो। क्या याद कर लो? ये वैल्यू h और c। अगर लैम्डा है तो h और c बदलने वाला है या सेम रहने वाला है? सेम रहेगा। सेम रहेगा। तो h और c को हम स्मार्ट वर्क पहले करके रखते हैं कि पेपर में मल्टीप्लाई इसको करने बैठेंगे, इससे बेटर है इसको क्या कर ले लर्न। h और c को मल्टीप्लाई करके लर्न करते हैं। कितना आएगा? 25 21 पॉइंट समथिंग। चेक करते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक बार में नहीं होता है। एक बार कराऊंगा, टेस्ट लूंगा, 0 आएंगे, 1 2 नंबर आएंगे, 3 नंबर आएंगे। ठीक है, दूसरी बार लूंगा तो 7 8 पे आएंगे। कितना में 19.878 into 10 की पावर -20। 19.878। ठीक है, 8 लिखते हैं। 19.8 into 10 to the power कितना हो गया? -26। ठीक है, ये हो गया h और c की मल्टीप्लाइड वैल्यू। खुद याद रख लोगे 19.8 into 10 raised to power -20। और नीचे क्या रखना है? 625 आपने कुछ डिजिट्स माइनस भी तो किया है इसमें से। आपने कुछ डिजिट्स भी तो हटाई है इसमें से। डिजिट नहीं हटाई। नहीं हाँ 19.878 था ना, तो उसको 8 ले लिया। सिंगल 8 9 ले लो, 19.9 ले लो। नहीं फिर पावर भी तो चेंज होती है अगर इनकी पावर चेंज नहीं होगी। नहीं। 60 18 होता ना, पॉइंट पॉइंट वही रहेगा। 19 लिखा है ना मैंने, तो 10 raised to power -20 7 क्यों रहेगी? 9 + 6 17। 9 + 6 17। एक सेकंड। 9 + 6 17। 8 26 + 8 34 मतलब अच्छा वो बीच में आता है। 9 हो गया, 9 + 6 17। ये ऊपर ये 34 - 17 27 चलो।
कभी कभी जब तुम्हारा मन ना हो तो 19.9 को 20 ले सकते हो कभी कभी, पर हमेशा के लिए मत करना है ऐसा, ठीक है? हमेशा ही करके बैठ जाओगे तो गलत हो जाएगा, अब ठीक एक है? ही क्वेश्चन आया तो फिर हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी तो ऐसी चीजें करते हैं जिसमें 3-4 पॉइंट का फर्क आएगा, पर टीचर अगर वैल्यू हो तो नंबर दे देगा, है ना? तो अब इसके अलावा इसको सॉल्व तो खुद ही करना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन गंदी लग रही है पर करनी पड़ेगी, हो जाएगी, करके दिखाओ कैसे किया तुमने। पावर्स तो अलग हट जाएगी, इसको 1990 बना लेना, क्या बना लेना 1990 और नीचे 625 से डिवाइड कर देना, बाकी पॉइंट को देख लेंगे, समझ आया? न्यूमरेटर को बस बड़ा बना दो और डिनोमिनेटर से लॉन्ग डिवीजन में काट के आंसर निकालो, ठीक है? तो आज की कहानी एक बार समराइज कर देता हूँ, ठीक है? तो लाइट का पार्टिकल नेचर होता है वेव या डुअल। डुअल कौन से एक्सपेरिमेंट्स वेव नेचर बताते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। कौन से एक्सपेरिमेंट पार्टिकल नेचर बताते हैं? पहला ब्लैक बॉडी रेडिएशन, समझ आ गया? वो बताता है पार्टिकल नेचर, ठीक है? दूसरा अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट वाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो भी थोड़ा सा ऐसा ही है तो टाइम लगेगा, थोड़ी सी केमिस्ट्री। एंड ऑफ दिस चैप्टर में असली केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी, जब हम बोर मॉडल को खत्म कर देंगे और हम आ जाएंगे क्वांटम मॉडल, वहां से असली केमिस्ट्री, आज की करंट डे केमिस्ट्री शुरू होगी, ठीक है? ये सब तो पास्ट और पुरानी बातें हैं, पर हम हाँ, कि ये चीजें इसलिए पढ़नी है, क्यों पढ़नी है? क्योंकि हम वो गलतियां ना करें जो उन्होंने करी है, ठीक है? तुम कहीं साइंटिस्ट बन जाओ तो तुम देखो, अरे ब्लैक बॉडी है, ये तो कलर एमिट कर रही है, तुम्हें पता होना चाहिए ऐसा पहले हो चुका है, तुमने कुछ नया नहीं किया। खून को गर्म करते हैं तो ऑरेंज लाइट आती है, तो वो फिर वो तो अलग चीज है, वो तो बर्निंग है, वो कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन है, तो उससे हीट, इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें हीट ही करना है, बर्न नहीं करना, ना ऑक्सीडाइज करना, ना कुछ, इसमें हीट बस हीट पावर सुनना, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास का होमवर्क ले लें। देखो होमवर्क ही तुम्हें बचा सकता है फेल होने से, क्योंकि फेल होना बहुत नॉर्मल है 11th में साइंस में, ठीक है? और तुम्हें फेल नहीं होना है, स्कूल पूरी कोशिश करेगा कि फर्स्ट टर्म में फेल करेगी कोशिश, तुम देख लेना, सर नंबर क्यों नहीं देते स्कूल वाले? क्योंकि वो चाहते हैं तुम आगे पढ़ो। एक्स्ट्रा पढ़े हाँ, तुम थोड़ा डिमोटिवेट होके कुछ कर दिखाओ, पर तुम फिर और डिमोटिवेट होके और फेल होना शुरू कर दो। तो इसीलिए तुम्हें फेल नहीं होना फर्स्ट टर्म में, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है? 90% तो भूल जाओ, पास होना हाँ, बस पास होना अटेम्प्ट करना है इस टर्म में, ठीक है? तुम किसी से कुछ लोग बोलते नहीं बच्चे 11th में फेल होंगे, 11th में नंबर, हाँ 12th में अच्छा आता है, और 11th का फाइनल स्कोर भी बहुत अच्छे बच्चों का भी 85 तक जाएगा, एवरेज का 50 to 60 के बीच में, 60 अच्छा आ गया तो उसके लिए मुझे इम्प्रूव करके दिखाओ, अभी देखते हैं पहले सर मैं बात करूंगा, 10th की भी लिखी पेंडिंग है अभी। दूंगा 10th की भी देंगे, रिजल्ट तो आने कह रहे हैं पर बच्चे कम हो जाएंगे ना तो आने वाले पार्ट में। अच्छा तो एग्जाम तो होमवर्क लिखिए, राइट साइज 2.6, राइट साइज 2.6, टू 2.9 का सिर्फ फर्स्ट पार्ट, दोनों पास 2.6 के दोनों पार्ट्स और 2.9 का सिर्फ फर्स्ट पार्ट, ठीक है? थोड़ा थोड़ा ही होमवर्क है, फिर कैलकुलेशन करनी है। चेक करेंगे पावर से